कनवा जानो थी और घर आंगना गोहाल बना करके रखूं। देखी जर काहे के ई सोचो है कि टोकिया है हम ककरो नियन नहीं ना हर पाऊ है कना अंधार कर ले रहत। हाँ हमर में डीजे लागल है गे, देखियो कनक पर्दवा फाटता। आई रे कैली नहीं रे फोनवा रे। हाँ जी भैया भाभी सब आवे थे कि नेटवर्क घुरैले गांव में। हाँ रे सबरे ने तो घुरा दलियो और मुखिया जी भी आ रहा तू। ठीक है जी खाने वाला मिस्त्रिया के और डीजे वाला के जाके देखे ने बड़ी लेट कर दिल के। हाँ रे जाग देखो ये आई रे अब भौजी के कहली हम नाई गोड़ पर पारवा अपने जाके परहिन गोड़ा दुल रही भौजी के। हमरा ने कहने देखे परल को ने देखे पार का उजरता ही देखी घुमा के रूहा लेट कैले है जाके कहीं ना पारी। भौजी भौजी की बोला हो बोला। आई भौजी दादा कने गल ना दादा चंगार कुन की हो परमम लाले घुरो ये उनका करे मत उनकी सन। देखी जरता ही के जब कखनो सोच बोला दादा दादा नहीं सुनियो। की भले रे छोटका आज बड़ी मन से टीस रहा रे। हो दादा हमने शादी भेल हम 3 साल भले आई शादी के साल गिरा मना रहियो ये न्योता है को हमरे घर रहना हो बनाना भी हो और खाना भी हो। अरे बाबू मैं तो बात अभी तो जरूर खाइबे। हाँ? वैसे की बने भी हो दादा पूड़ी पुलाव रसगुल्ला को सब्जी बनते है। अरे नेतवा तो ले लियो बाबू लेकिन इसमें हम गुंडा में कैसे खिए भी रे ताल भगवान फाड़ देती दादा। अब फौजी भी ना ज्यादा सवदिया खाए मन कर ले रे अभी तोरा फाड़ देबो। जब बोलतो तो लहरले बोलतो तो मरचाई खा के जन्म ले तुम मैं जाती। हां हम बोलबो लहर ले हमहु बेटा के मुंडन करवलिए तखने दोनों परानी सेट ना दलथी तखने की हमर खनवा गधा हलै अभी बाढ़ हो करके झुकलिए तखने दोनों परानी आदमी पर गिनती ना दलथी तो अभी की अगर पुड़िया पोलावा खातिर हमनी भूखा लिए की। हो भौजी हो पीछे जे भला तकली हम गलती मानो भौजी कोई जरूरत न है हमर जगह ना खाओ ते करगो ते देख ल लगे करबे चलो ने ए कहनो हमनी ये कहानी नव्या नाम की एक लड़की की है। नव्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन वो बेचारी बहुत ही गरीब थी और वो अपनी माँ गीता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नव्या के पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ गीता के कंधों पर आ गई थी। अपना घर चलाने के लिए गीता अपने गांव के सेठ के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। गीता को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे। वही सेठ की भी एक बेटी थी जिसका नाम था रूहानी। लेकिन रूहानी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और वो बहुत ही घमंडी थी। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से गीता का तबीयत खराब हो जाता था तब गीता अपनी जगह अपनी बेटी नव्या को सेठ के घर काम पर भेज दिया करती थी। जब एक दिन नव्या सेठ के घर काम पर गई तब सेठ की पत्नी नव्या को देखकर कहती है, अरे नव्या आज गीता कहाँ है? सेठानी जी आज माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मैंने उन्हें दवाई देकर आराम करने के लिए बोला है। इतना कहकर नव्या अपने कामों में लग जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ रूहानी नव्या से बहुत जला करती थी क्योंकि नव्या रूहानी से बहुत ज्यादा सुंदर थी। रूहानी नव्या को काम करते देख मन ही मन सोचती है, अब आएगा असली मजा। आज इस 2 कौड़ी की नौकरानी को सबक सिखा कर रहूंगी। अब देखना मैं माँ से कैसे इस नौकरानी को डांट लगवाती हूँ। माँ माँ कहाँ है आप? सेठानी अपनी बेटी रूहानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रूहानी के पास आती है। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो ना ये क्या हो गया मेरे इतने सुंदर लहंगे पर और ये चाय का दाग मेरे लहंगे पर कैसे पड़ गया? वो देखो माँ नव्या के हाथों में चाय का कप है। जरूर इस नव्या ने ही मेरे लहंगे पर चाय गिराया होगा। माँ ये मेरे जन्मदिन का ड्रेस है, आपको तो पता है ना ये कितना महंगा लहंगा है। अरे ओ नव्या इधर आ, तुझे तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। तूने मेरी बेटी के जन्मदिन का ड्रेस खराब कर दिया।
तुझे पता भी है ये कितना महंगा है। लेकिन सेठानी जी, मैंने तो रूहानी दीदी के लहंगे पर कोई चाय नहीं गिराया। माँ, ये झूठ बोल रही है। आप मुझे नई ड्रेस लाकर दो, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये ड्रेस अब खराब हो चुकी है और मेरे जन्मदिन की पार्टी के बस 2 ही दिन बचे हैं और आपको इसके इस महीने की सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। रूहानी ये सब कह ही रही थी, तभी सेठ जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, इसके इस महीने की सैलरी काटने की क्या जरूरत है? बेटी रूहानी, 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है, तो आप अपने जन्मदिन पर इससे घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मेहमान आएंगे सबका खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुन नव्या, 2 दिन बाद मेरी बेटी रूहानी का जन्मदिन है। तू सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करेगी और हाँ, एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? जी ठीक है सेठानी जी। उसके बाद नव्या अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर नव्या की माँ उससे कहती है, मेरी बच्ची, कल सेठ जी के घर पर इतने सारे मेहमान आएंगे। मैं सोच रही थी इतने सारे मेहमान के सामने तू कोई अच्छा सा कपड़ा पहन ले। मेहमानों के सामने पुराने कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगेगा मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हारे तो सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और तुम्हारे पास कोई अच्छा सा लहंगा भी नहीं है। माँ, मेरे पास कोई अच्छा सा कपड़ा नहीं है जिसे मैं पहनकर रूहानी दीदी के बर्थडे पर जा सकूं। खैर, आप ये सब बातें छोड़ो, पुराने कपड़े पहनकर जाने में कौन सी बुराई है। ऐसे ही कुछ देर में रात हो जाती है। नव्या अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी नव्या की नजर एक तितली पर जाती है जिसका पंख एक झाड़ी में फंस गया था और वह तितली झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। फिर नव्या उस झाड़ी के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस तितली के पंखों को निकाल देती है। तभी वह तितली बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था और हाँ, मैं देख रही थी तुम वहाँ बैठी बहुत देर से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे बताओ, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तुमने उदास होकर भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे पंखों को झाड़ियों से निकाला, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली रानी, कल सेठानी की लड़की रूहानी का जन्मदिन है, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी लहंगा नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात के लिए